Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in IT Jam 2016 to 2005 Thermodynamic Paper Solution Series. So आज हम लोग बात करेंगे जैम 2012 का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और आपको बताते चले कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो डायग्राम बेस होते हैं, पीवी डायग्राम बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इनका एक एक करके आप इसमें किस तरह के क्या क्या कंसेप्ट्स यूज कर सकते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या क्या क्वेश्चन पढ़ते समय डाटा दिया है उसको भी नोट करते जाइएगा ताकि आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार आप बिना देखे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें और अगर नहीं बनता है तो फिर आप इसको देख के सॉल्यूशन लें। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द पीवी डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह दिया है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। और मोनोएटॉमिक गैस जैसे दिया है तो आपको इसका सीपी और सीवी मालूम हो जाना चाहिए। दोस्तों मोनोएटॉमिक गैस का जो सीवी होता है वो 3/2R होता है और जो सीपी होता है वो 5/2R होता है। यानी कि जो गामा होता है दोस्तों मोनोएटॉमिक के लिए वो 1.67 होता है, क्योंकि गामा एडियाबेटिक फैक्टर क्या होता है दोस्तों, CV/CP होता है। और मोनोएटॉमिक के लिए CV होता है 5/2R और CV होता है 3/2R। डिवाइड करिएगा दोस्तों तो आएगा 5/3। 5/3 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1.67, यानी कि मोनोएटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1.67। तो देखिए कहीं ना कहीं दिया हुआ है आइडियल मोनोएटॉमिक गैस साइकिल फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। 1 मोल दिया हुआ है, मतलब स्मॉल एन इक्वल टू 1 दिया है। नंबर ऑफ मोल का हम लोग अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ द आर, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म्स में कैलकुलेट टी एट पॉइंट्स जे के एल एंड एम। दोस्तों आर के टर्म में अपने को टेम्परेचर टी निकालना है। किस किस पॉइंट पे निकालना है आपको यहाँ पे साइकिल में दिख रहा होगा, पॉइंट जे, पॉइंट के, पॉइंट एल और पॉइंट एम। इस चारों पॉइंट का हमें टेम्परेचर निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर। ओके, also calculate the heat rejected and heat absorbed during the cycle and the efficiency of the cycle। दोस्तों हमको ये भी निकालना है कि कितना टोटल हीट रिजेक्ट हो रहा है, कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और इस साइकिल का इफ़िशियंसी क्या है। दोस्तों अगर हम लोग डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट निकाल रहे हैं और वो अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब्ड है, पॉजिटिव जो क्यू आता है वो हीट एब्जॉर्ब्ड होता है और जो नेगेटिव क्यू आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हीट रिजेक्टेड, ठीक है। यानी कि रिजेक्ट हीट को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं और जो एब्जॉर्ब्ड हीट होता है दोस्तों उसको अपन प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने को इफ़िशियंसी भी निकालना है। इफ़िशियंसी क्या होता है दोस्तों, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, नॉट रिजेक्ट, एब्जॉर्ब्ड। तो आइए अपन फटाफट एक एक करके शुरू करते हैं। आप जैसे कि यहाँ पीवी डायग्राम देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाई एक्सिस में प्रेशर है जो किलो पास्कल में है। किलो पास्कल, पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर बट किलो इज द 10⁻3, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऐसा यूनिट में सीधा दिया हुआ है मीटर क्यू में। ओके, और ये देखिए 0.03 है, ये 0.1 है मीटर क्यू, ये 80 किलो पास्कल है और ये 160 किलो पास्कल है। जे से हम लोग मान लेते हैं ये के से शुरू हो रहा है प्रोसेस, तो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1 V1 T1 है यहाँ पे। चूँकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है 160 किलो पास्कल पे। तो जब हम लोग एल पॉइंट पे पहुँचेंगे तब भी हमारा प्रेशर P1 का P1 ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करेगा, V2 और T2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एल से एम की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एल से हम लोग जब एम आ रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम 0.1 ही रह रहा है, यानी कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यानी कि प्रेशर चेंज होगा P1 से P2, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, V2 ही रहेगा और फिर टेम्परेचर चेंज होगा T2 से T3। उसी तरह सिमिलरली देखिए जब के से एल का ठीक कंप्रेशन हो रहा है, ये आइसोबारिक कंप्रेशन है, ये के से एल आइसोबारिक एक्सपेंशन था। और ये देखिए अब यहाँ पे जो है आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है, सॉरी नॉट आइसोबारिक कंप्रेशन नहीं, ये आइसोकोरिक कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, इसमें ये एक्सपेंशन हो रहा था, इसमें देखिए कंप्रेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे पॉइंट एम से एल जाने पे क्या हो रहा है, फिर से देखिए प्रेशर कांस्टेंट है 80 किलो पास्कल पे, क्योंकि यूनिट किलो पास्कल के टर्म में इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बच्चे इसको मिस करते हैं। आप देखेंगे कि इस पॉइंट से जब हम एम से जे जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर P2 का P2 ही रह गया, लेकिन वॉल्यूम V2 से चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, हम लोग किस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V1 था, उसी पॉइंट पे देखिए हम लोग फिर से पहुंच गए, तो इस पॉइंट का भी वॉल्यूम V1 है।
ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे वॉल्यूम V1 होगा, प्रेशर P2 ही रहेगा क्योंकि प्रेशर इस प्रोसेस में देखिए कांस्टेंट है 80 पे। और टेम्परेचर लेकिन चेंज होगा, टेम्परेचर T3 से कितना हो जाएगा, T4 हो जाएगा। तो अपने को निकालना क्या है, T1, T2, T3, T4 और फिर ये जो प्रोसेस है KL, LM, MJ और JK, चारों प्रोसेस में हीट निकालना है, हीट चेंज। और फिर देखेंगे कौन रिजेक्टेड कितना है और एब्जॉर्ब कितना है, ठीक है। और फिर देन वर्क डन निकाल के इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग फॉर द प्रोसेस K2L। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं K2L, ये दोस्तों आइसोबारिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या है, P कांस्टेंट है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद हो, PV इक्वल टू NRT, चूँकि अभी जो सिचुएशन है आइडियल गैस का है और चूँकि N1 है तो ये इसको ना ही भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर P देखिएगा आप निकालेंगे तो RT बाई ये V उठ के इधर आ जाएगा तो RT बाई V हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रेशर P कितना आ रहा है, RT बाई V आ रहा है, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस R को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, P डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू T बाई V बचेगा ना दोस्तों। इस प्रोसेस में अभी P कांस्टेंट है और R तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म P बाई R क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया दोस्तों, तो ये T बाई V जो टर्म है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोस्तों। अगर T बाई V टर्म कांस्टेंट होगा तो इसका जो कंपोनेंट होगा यानी कि T1 बाई V1 मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, T2 बाई V2। आशा करता हूँ दोस्तों ये कंसेप्ट मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके बिना थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह के कंसेप्ट जहाँ पे अप्लाई होते हैं वो अच्छे प्रॉब्लम एक अच्छे स्टैंडर्ड के माने जाते हैं। और इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन है इससे ज़्यादा हार्ड जहाँ में पूछता नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, आप भविष्य में पूछा जाए उसकी बात अलग है। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया, T1 बाई V1 इक्वल टू T2 बाई V2। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग K से L प्रोसेस में जा रहे हैं। तो जब K से L प्रोसेस में जाएंगे तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है। चलिए यहाँ भी T1 और T2 ही हमने लिया है फर्स्ट और सेकंड टेम्परेचर को। उसके बाद ये V1 V2 लेना है अपने को, तो चलिए यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V2 है, बहुत बढ़िया, ओके। लेकिन V1 V2 का हमको मालूम है। देखिए V1 कितना मालूम है दोस्तों, इस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, ये है 0.03, इस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है 0.1 मीटर क्यूब। तो देखिए V1 हो गया 0.03 और V2 हो गया 0.1, डायग्राम से हमने लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको आगे। अब देखिए यहाँ से हमने T2 को T1 के टर्म्स में निकाल लिया, T2 को T1 के टर्म्स में निकाल लिया तो 10/3 T1 आ गया। कितना आ गया, 10/3 T1 दोस्तों। 10/3 T1 आ गया। अब अपने को T1 निकालना है, T1 निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो T2 निकल जाएगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, चूँकि एट पॉइंट के को ध्यान से देखिए दोस्तों आप, पॉइंट के को अब एक सेकंड, पॉइंट के को आप देख लिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए एट पॉइंट के पी वी इक्वल टू NRT, N1 है दोस्तों। तो अब थ्रू आउट इस क्वेश्चन में हम लोग N का वैल्यू 1 यूज करेंगे तो सीधा पी वी इक्वल टू RT लिखेंगे। एट पॉइंट के आप देख सकते हैं कि जो पी वी इक्वल टू RT है, यहाँ से अगर आप सब में 1 1 कर देंगे फॉर पॉइंट के, ये जो पॉइंट के था डायग्राम में, इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यस। ये जो पॉइंट के है दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर को P1 माने हैं, वॉल्यूम को V1, टेम्परेचर को T1। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है PV इक्वल टू RT, इसको अगर आप पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे तो P P1 बन जाएगा, V V1 बन जाएगा और T T1 बन जाएगा, और R तो कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमारे यहाँ से T1 कितना निकलेगा दोस्तों, P1 V1 बाई R निकलेगा कि नहीं, यस। T1 कितना निकलेगा, P1 V1 बाई R दोस्तों। P1 का देखिए वैल्यू अपने को मालूम है, P1 का वैल्यू कितना मालूम है दोस्तों, देखिए 160 किलो पास्कल। V1 का मालूम है 0.03 और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो P1 देखिए 160 किलो पास्कल को हमने 10 का पावर 3 से कर दिया तो पास्कल हो गया जो ऐसा यूनिट है, और V1 0.03 मीटर क्यूब में ऐसा यूनिट है, और ये R को R रहने देते हैं। तो देखिए 160 इंटू 10 इंटू 3 बाई R यानी कि 48 इंटू 10 का पावर 2 बाई R, ये T1 निकल गया, ठीक है। इतना हमारा T1 निकल गया। तो इसलिए हमारा T2 क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभी छोड़ा था कि ये जो हमारा T2 है वो 10/3 T1 है। तो T2 के जगह देखिए 10/3 और ये T1 के जगह 48 इंटू 10 का पावर 2 बाई R, ये 3 से 48 कट गया दोस्तों 16, तो ये 16 इंटू 10 का पावर, ये 10 और 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 बाई R। तो हमारा टेम्परेचर T2 भी निकल गया 16 इंटू 10 का पावर 3 बाई R। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने T1 और T2 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ R, जो हमारा क्वेश्चन में आंसर एक रिक्वायर्ड चीज़ था।
कि T1 T2 मतलब हर एक पॉइंट का टेम्परेचर निकालिए। तो हम पॉइंट K का T1 टेम्परेचर निकाल चुके हैं, पॉइंट L का भी T2 टेम्परेचर निकाल चुके हैं। अब T3 और T4 टेम्परेचर निकालना है जो पॉइंट M और J का है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, ये MCQ नहीं था। 2014 से पहले 15 से सारा MCQ और नेट और MSQ हो गया है। उससे पहले MCQ और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हुआ करते थे, तो 15 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के होते थे, जो सब्जेक्टिव होते थे, बनाने पड़ते थे। उसी में से ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए लंबा जा रहा है। तो इससे आप कंसेप्ट सीखिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स का नहीं है आपका, ये 10 या 15 मार्क्स का है, ठीक है, या 5 मार्क्स का। अब आगे देखिए, एल से एम प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, इस प्रोसेस की बात करें एल से एम, तो इसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ओके, सो जस्ट वेट। एल से एम प्रोसेस में क्या है दोस्तों, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम होगा फिर से, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन चूँकि 1 मोल है तो पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आप V बाय आर निकालेंगे तो हो जाएगा T बाई पी, होगा ना। ओके, होगा T बाई पी। दोस्तों अभी चूँकि हम लोग L से M प्रोसेस ले रहे हैं, इस प्रोसेस में वॉल्यूम थ्रू आउट प्रोसेस कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया L टू M प्रोसेस के लिए, और R तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये पूरा V बाई आर टर्म कांस्टेंट हो गया। तो यानी कि T बाई पी इज इक्वल टू V बाई आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जो T बाई पी का कंपोनेंट है T1 बाई P1 मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, T2 बाई P2। देखिए T1 बाई P1 मस्ट भी इक्वल टू T2 बाई P2, डायरेक्ट हमने लिखा है, हमने आपको बता दिया कहाँ से लिखा। ओके, अब दोस्तों हम लोग ये जो प्रोसेस है L टू M, इसमें टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर जो होगा वो हमारा T1 होगा, L पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वो T1 होगा, M पॉइंट का टेम्परेचर T2 होगा, L पॉइंट का प्रेशर को P1 मानेंगे और M पॉइंट का प्रेशर P2 होगा। यहाँ पे T1 T2 और P1 P2 का मतलब आप समझ गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि L पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो T2 है और M पॉइंट का टेम्परेचर T3 है, और ये प्रेशर P1 और P2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम लोग मॉडिफाइड कर लेते हैं। L पॉइंट का टेम्परेचर T2 है और M पॉइंट का टेम्परेचर T3 है, और ये P1 है 160 किलो पास्कल 10 का पावर 3, और ये प्रेशर M पॉइंट का है 80, यानी कि 80 इंटू 10 का पावर 3 किलो पास्कल था, तो 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। दोस्तों 10 का पावर 3 10 का पावर 3 कट गया, 82 जा 16 160 भी कट गया, तो ये देखिए T3 आ गया, T2 बाई 2 आ गया। T3 यहाँ से कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद T3 आ गया हमारा T2 बाई 2, और हम लोग T2 निकाल चुके हैं दोस्तों अभी ऊपर में। अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ T2 निकाला है 16 इंटू 10 का पावर 3 बाई आर, और अगर T2 बाई 2 करेंगे तो ये 2, तो यानी 8 इंटू 10 का पावर 3 बाई आर, वही हमारा T3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए T3 आ गया, T2 बाई 2, T2 को वैल्यू पुट कर दिया 8 इंटू 10 का पावर 3 बाई आर। तो आर के टर्म में हमारा थर्ड टेम्परेचर भी निकल गया। अब फोर्थ टेम्परेचर निकालने के लिए हमें M से J जाना पड़ेगा, M से J जाना पड़ेगा। फिर इस प्रोसेस में देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, T1 V1 इक्वल टू T2 V2। T1 यहाँ पे का मतलब है दोस्तों इनिशियल, अभी हमारा प्रोसेस क्या है, MJ है, यानी M पॉइंट का टेम्परेचर को हम T1 मानते हैं, इसमें T1 है, ठीक है, और J पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो हमारा T2 है इस केस में। M पॉइंट का जो वॉल्यूम होगा वो V1 है इस केस में, और जो J पॉइंट का वॉल्यूम है वो V2 होगा इस केस में, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन T1 V1 डिपेंड कर रहा है आप किस प्रोसेस का बात कर रहे हैं। जिस प्रोसेस में जा रहे हैं उस पहला पॉइंट का सारा जो वैल्यू होगा वो 1 सब्सक्रिप्ट लेगा, और जो सेकंड पॉइंट का होगा वो सेकंड सब्सक्रिप्ट लेगा, जैसे T1 V1 T2 V2 एंड सो ऑन। तो MJ प्रोसेस में जो हमारा दोस्तों टेम्परेचर होगा T1, यानी कि M पॉइंट का टेम्परेचर होगा वो T3 होगा, और ये टेम्परेचर J पॉइंट का T4 होगा, और वॉल्यूम ये V2 होगा, और ये वॉल्यूम V3 होगा, सॉरी V1 होगा। तो V2 से V1 में जा रहा है वॉल्यूम, देखिए T1 के जगह कितना हो गया, T3 हो गया, और T2 के जगह T4 हो गया, और M पॉइंट का वॉल्यूम जो है वो V1 नहीं है, वो है 0.1, और J पॉइंट का जो वॉल्यूम दरअसल वो V2 है, और V2 0.1 है, और J पॉइंट का जो वॉल्यूम है दोस्तों वो V1 है, और वो 0.03 है। तो हमने रख दिया M और J पॉइंट का वॉल्यूम और टेम्परेचर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया था। तो ये हमें इक्वेशन मिला, आप वहाँ से पुट कर सकते हैं डायग्राम से। तो यहाँ से आप देखिए सॉल्व करके T4 आ गया, T3 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.03,
और अभी अभी हम लोग T3 का वैल्यू निकाल चुके हैं दोस्तों। T3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकालना है 8 × 10⁻³ उन सारे वैल्यू को रख दीजिए और ये सॉल्व करने के आ रहा है 24 × 10⁻² डिवाइडेड बाई R। तो इस तरह से हमारा जो जे पॉइंट का टेम्परेचर था T4 टेम्परेचर वो भी निकल गया R के टर्म्स में। तो हमारा पहला होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब दूसरा होमवर्क क्या है कि हीट रिजेक्टेड निकालना है, फिर हीट एब्जॉर्ब निकालना है और देन एफिशिएंसी निकालना है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी में हमें मतलब पॉइंट बी में निकालना है अब हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड। ठीक है, तो के से एल जो हमारा प्रोसेस है दोस्तों वो उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो अपन डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डी टी इस्तेमाल कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ मोल 1 है और मोनोएटॉमिक गैस है तो सी पी कितना होगा 5/2R होगा और डी टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम लोग के से एल प्रोसेस में जाएंगे तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा टेम्परेचर एट पॉइंट एल माइनस इनिशियल टेम्परेचर होगा टेम्परेचर एट पॉइंट के, यानी कि टी माइनस टी के, टेम्परेचर एट पॉइंट एल माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट के। तो ये 5/2R इंटू टी एल मतलब पॉइंट एल पे जो टेम्परेचर है उसको हमने डायग्राम में अभी T2 माना है और टी के का जो टेम्परेचर है उसको T1 माना है। आप डायग्राम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डेल्टा क्यू आ गया और हमने T2 और T1 निकाला है दोस्तों। देखिए 5/2R और ये T2 का वैल्यू रख दिया, अभी अभी निकाला था, और T1 का वैल्यू रख दिया। बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट डेल्टा क्यू इक्वल टू 280 × 10⁻² जूल। और चूँकि पॉजिटिव आया दोस्तों तो हमने आपको बताया था कि जो हम लोग हीट ऐड करते हैं देते हैं यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, और हीट का अगर वैल्यू नेगेटिव आता है मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है सिस्टम हीट। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब्ड हीट हो गया। उसी तरह एल से एम जो प्रोसेस है दोस्तों, एल से एम जो प्रोसेस है उसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी वी डी टी हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है उसमें पी कांस्टेंट एन सी पी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा डेल्टा क्यू एन सी वी डी टी। तो एन नंबर ऑफ मोल 1 है, सी भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2R और डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर एट पॉइंट एम माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट एल। और हम लोग अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये T3 माइनस T2 हो जाएगा और T3 T2 का हम लोग वैल्यू निकाले हैं, सब पुट कर दीजिए। आर का भी वैल्यू रहने दीजिए आप, आर को आर के टर्म्स में कट जाएगा। देखिए डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है -12 10⁻³ जूल, यानी कि ये हीट रिजेक्टेड है। ठीक है, उसी तरह से एमजे प्रोसेस के लिए फिर से प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होगा एन सी पी डी टी। ये सी पी और सी पी कब ले रहे हैं समझ पा रहे हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और जब प्रेशर कांस्टेंट है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए सी पी हो जाएगा 5/2R, एन नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डी टी चेंज इन टेम्परेचर एट पॉइंट जे माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट ए, यानी टी जे माइनस टी एम यानी कि T4 माइनस T3। और T4 T3 अभी सब निकाल चुके हैं हम लोग। देखिए उसको रख के हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर से नेगेटिव आ रहा है -140 10⁻² जूल, तो ये भी हीट रिजेक्टेड होगा। और जे से के जो प्रोसेस है उसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी वी डी टी है, तो फिर से चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है जे के प्रोसेस में तो सी भी हो जाएगा सी वी 3/2R मोनोएटॉमिक के लिए, और डी टी टेम्परेचर एट पॉइंट के माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट जे यानी T1 माइनस T4। बाय सॉल्विंग इट यू विल गेट द पॉजिटिव डेल्टा क्यू दैट इज 36 × 10⁻² जूल। और चूँकि पॉजिटिव वैल्यू है हीट चेंज का यानी कि ये हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है इतना। ठीक है, सिस्टम इतना हीट ले रहा है। तो टोटल हीट रिजेक्टेड कितना हो गया, सारा नेगेटिव वाला को एक साथ ऐड कर लीजिए तो इतना टोटल हीट रिजेक्ट हो रहा है यानी कि 26 किलो जूल। नेगेटिव तो बता रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, तो बोलेंगे कितना रिजेक्ट हुआ, तो सिर्फ बोलेंगे 26 किलो जूल रिजेक्ट हुआ, क्योंकि रिजेक्ट वर्ड यूज करो या नेगेटिव साइन यूज करो बात एक ही है। टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ, तो 316 10⁻² जूल यानी कि लगभग 31.6 किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी का आंसर हो गया। हमें इफ़िशियंसी निकालना था तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमने निकाला नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डालना पड़ेगा। इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा इस साइकिल का, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड वाला जो पार्ट है। ठीक है, अब वर्क डन कैसे निकालेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाँ, दो ही प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। ओके, सो आप ये जो प्रोसेस देख रहे हैं के से एल, इसमें क्या है वॉल्यूम चेंज हो रहा है और बाकी एल से एम में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा। ये जे से के वाला प्रोसेस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चूँकि पी डी वी होता है वर्क डन, तो ये भी इसमें वर्क डन जीरो होगा। तो दो प्रोसेस में कोई वर्क डन होगा नहीं, सिर्फ वर्क डन जो होगा दोस्तों हमारा इस प्रोसेस में एक होगा और दूसरा इस प्रोसेस में होगा। ठीक है, तो अब ये वर्क डन होगा कितना वो मैं आपको बता देता हूँ।
चूँकि केएल प्रोसेस में अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम होगा दोस्तों, तो अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या पूरा साइकिल का टोटल हीट, नेट हीट निकाल सकते हैं? हीट एब्जॉर्ब टोटल पूरा साइकिल में कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो हम लोग निकाल चुके हैं। और इस पूरा साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 0 होगा ना? यस। अगर आप बात करें कि टोटल वर्क डन इस प्रोसेस में कितना होगा, तो अगर आप ये यूज करें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्लू, पूरा साइकिल का हम बात कर रहे हैं, तो पूरा साइकिल का अगर हमको वर्क डन निकालना है तो पूरा साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल में ये चूँकि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए डी यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो भी वर्क डन होगा वो हमारा पूरा साइकिल के लिए वो हमारा होगा पूरा साइकिल का डेल्टा क्यू के बराबर होगा। तो पूरा साइकिल का डेल्टा क्यू कितना होगा दोस्तों? पूरा साइकिल का डेल्टा क्यू निकालने के लिए प्लस माइनस सबको ऐड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? पूरा साइकिल के लिए पूरा ये प्लस माइनस ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ये -26 किलो जूल और ये +31.6 किलो जूल। तो पूरा साइकिल के लिए डेल्टा क्यू कितना मिल रहा है? 31.6 माइनस 26, तो 27, 28, 29, 30, 31 यानी 5.6 किलो जूल मिल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना मिल रहा है? 5.6 किलो जूल। तो ये हो गया पूरा साइकिल के लिए हीट, तो पूरा साइकिल के लिए ये वर्क डन निकल गया। ठीक है, बहुत आसानी से निकाल लिया डेल्टा डब्लू। अब इस डेल्टा डब्लू को अगर सिर्फ हीट एब्जॉर्ब से, क्यू एब्जॉर्ब से डिवाइड कर देंगे, यानी क्यू एब्जॉर्ब कितना है? 31.6 किलो जूल है दोस्तों। तो ये देखिए किलो जूल कट गया, और 5.6 को अगर आप ये 31.6 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा देखिएगा वो लेस देन 1 आएगा, और ऑफकोर्स इफिशियंसी लेस देन 1 होना चाहिए। तो हमारा इस साइकिल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इफिशियंसी हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी लंबा गया, खैर क्वेश्चन था लंबा भी, तो अगर आप 10 मार्क्स का भी जोड़ेंगे तो दो 5 क्वेश्चन के बराबर था। अकेला एक क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन बनाया। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था दोस्तों, इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा लगभग, उम्मीद है ऐसा 90%। वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग है, लेकिन कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दिल थाम के बैठिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये जैम 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। फिर से देखिए आपको कुछ डाटा मिल गया दोस्तों। पहला डाटा क्या मिला कि गैस जो है 1 मोल यानी कि एन जो होगा 1 होगा, और चूंकि आइडियल गैस है तो हम लोग आसानी से पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे एन 1 होगा, यानी कि पी वी इक्वल टू आर टी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मोनो एटॉमिक गैस है तो इसके लिए आपको सी पी और सी बी मालूम होना चाहिए, सी वी 3/2 आर और सी पी 5/2 आर, यानी कि गामा जो होगा एडियाबेटिक फैक्टर सी पी बाई सी बी का रेशियो आ जाएगा 5/3 यानी कि 1.67। गैस इज एन इन एन इनफाइनाइट स्टेट ए विथ प्रेशर पी आई। इनिशियली जो गैस है दोस्तों आइडियल गैस देखिए पॉइंट ए पे है, स्टेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और इस पॉइंट ए स्टेट पे जिस पे है इनिशियली वहाँ पे इसका प्रेशर पी आई है और वॉल्यूम भी आई है। ठीक है, उसके बाद फाइनल स्टेट पे अगर हम लोग बात करें, जो ये डी स्टेट आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे इसका फाइनल प्रेशर पी एफ है और फाइनल वॉल्यूम वी एफ है। दोस्तों जो फाइनल प्रेशर है पी एफ वो देखिए दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर पी आई, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो भी एक कांस्टेंट के टर्म में दिया हुआ है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई बाई बी, यानी कि जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है दोस्तों इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट बी है। चूँकि आइडियल गैस है तो गामा 1.67 होगा मोनोएटॉमिक के लिए, और एन 1 मोल दिया हुआ है। हमको निकालना है दोस्तों फाइंड V2/V1 एंड W टोटल इन टर्म्स ऑफ PI, VI, T0 एंड B। हमको PI, VI, T0 एंड B के टर्म्स में V2/V1 का रेशियो, V2/V1 का रेशियो और टोटल वर्क डन निकालना है। अपने क्वेश्चन में दो चीज़ निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन में दो सेक्शन है, एक सेक्शन है V2/V1 का रेशियो, दूसरा है दोस्तों टोटल वर्क डन इन टर्म्स।
आप देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम में दिया हुआ है कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, यानी कि पीवी डायग्राम है। चलिए और भी डायग्राम में कुछ कुछ चीज़ क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से एडियाबेटिक प्रोसेस इसको उन्होंने कहा है और ये एक पॉइंट पे जा रहा है, ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, जहाँ पे इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर T0 है। उसके बाद पॉइंट बी से ये पॉइंट सी में जा रहा है, जहाँ पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि इस पॉइंट सी का भी टेम्परेचर देखिए T0 है, और इसको उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस कहा है। ये एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसके बाद देखिए पॉइंट सी से अगेन इसका एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बाद सॉरी एडियाबेटिक कंप्रेशन यहाँ भी हो रहा है। तो अगेन ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, सी से डी जा रहा है, और सी पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 है रेस्पेक्टिवली, और यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस है PF VF, यानी कि फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम पे पहुँच रहा है। तो ये आपको मालूम चल गया, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस है। पॉइंट बी और सी का टेम्परेचर T0 है, और अपने को यहाँ पे जो V2 दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का सी पॉइंट का वॉल्यूम, इस बी पॉइंट का वॉल्यूम, दोनों पॉइंट का वॉल्यूम निकालना है, यानी V2 और V1 का रेशियो निकालना है, और साथ ही वर्क डन निकालना है इस एडियाबेटिक प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का, और फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस का। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखिए फटाफट इसका सॉल्यूशन। ओके, सो लेट फर्स्ट कुछ काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर बी सी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो हमारा बीसी प्रोसेस है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। कहाँ है भाई, देख लेते हैं। ओके, इस बीसी प्रोसेस में चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हमारा टेम्परेचर ऑफकोर्स कांस्टेंट होगा। तो अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन मालूम होगा दोस्तों, आइडियल गैस इक्वल टू होता है PV इक्वल टू NRT, होता है ना। ओके, तो N नंबर ऑफ मोल 1 है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और चूंकि BC प्रोसेस का बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये पूरा NRT कांस्टेंट हो गया। पूरा NRT कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये पूरा PV कांस्टेंट हो गया, और PV इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो गया मतलब इनका कंपोनेंट मस्ट भी इक्वल होगा, यानी P1 V1 मस्ट भी इक्वल टू P2 V2। तो देखिए इस लॉजिक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर BC प्रोसेस। चूँकि T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज, देयरफॉर आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2, यानी कि यहाँ से V2 बाई V1 का रेशियो आप निकाल लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, P1 बाई P2। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो V2 बाई V1 है दोस्तों, P1 बाई P2 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अपने को V2 बाई V1 निकालना है, तो इसके लिए P1 निकाल लीजिए, P2 निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अपने को V2 बाई V1 मिल जाएगा। अब देखिए फॉर हम AB प्रोसेस, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि जो AB प्रोसेस है यहाँ पे दोस्तों, ए से बी जो प्रोसेस है क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एडियाबेटिक प्रोसेस है ए से बी, उसके लिए क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, यस, जहाँ पे गामा एडियाबेटिक फैक्टर है। तो अगर PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसका मतलब PV का पावर गामा का जो कंपोनेंट होगा वो भी मस्ट भी इक्वल होगा, यानी कि P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। तो ए पॉइंट पे हमारा PI है इनिशियल प्रेशर, तो PI VI और वॉल्यूम VI है, यानी PI VI का गामा इक्वल टू, और ये पॉइंट बी पे क्या है, जहाँ पे फाइनली जा रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस, ए से बी में जा रहा है ना, तो फाइनल पॉइंट है बी, और फाइनल पॉइंट बी का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, यानी कि PI VI का गामा इक्वल टू सॉरी PI VI टू द पावर गामा मस्ट भी इक्वल टू P1 V1 टू द पावर गामा। तो यहाँ से आप देखिए क्या निकाल रहे हैं, हम P1 निकाल रहे हैं। P1 आ जाएगा PI VI बाई V1 का पावर गामा। अब CD प्रोसेस का बात करें, तो C से D प्रोसेस में क्या जा रहा है, P2 V2 इक्वल टू PF VF, यानी कि P2 V2 का पावर गामा इक्वल टू PF का पावर गामा, क्योंकि ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो वहाँ से हमने P2 निकाल लिया, यहाँ से P1 निकाल लिया, और CD प्रोसेस भी एडियाबेटिक है, तो वहाँ से P2 निकाल लिया ये फार्मूला यूज करके। तो आ गया P2 इक्वल टू PF VF बाई V2 का पावर गामा। अब P1 P2 निकल गया, इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, फिर उसके बाद फर्दर और सॉल्व करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 V2 बाई V1 इक्वल टू क्या था हमारा, P1 बाई P2 था, तो P1 हो गया PI VI का VI बाई V1 का पावर गामा, और हमारा जो P2 था हो गया PF बाई VF का PF मल्टीप्लाइड बाई VF बाई V2 का पावर गामा। तो देखिए यहाँ से कटेगा क्या, आप देख सकते हैं ये PI को हमने रहने दिया, देखिए PI रह गया, और उसके बाद ये
यहाँ पे देखिए vi/v1 इंटू ये vf/v2 का पावर गामा है, तो हॉल का पावर गामा कर ले रहे हैं और इस टर्म को रिवर्स कर लें क्योंकि वो मल्टीप्लाई में जा रहा है। तो देखिए v2/vf कर लिए और पूरा का पावर हॉल पावर गामा हो गया, और ये pf दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ pi, दैट इज b² pi। क्वेश्चन में दोस्तों हमारा फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है, दैट इज pf इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b² pi दिया हुआ है। अभी हमने देखा था, उसको पुट कर दिया, तो ये देखिए pi कट गया, और यहाँ पे भी देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में भी रिलेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ से बचा क्या, v2/v1 इक्वल टू यहाँ से 1/b² बचा, और ये ब्रैकेट में देखिए vi का vi, और ये जो हमारा v1 है, v1 दिया हुआ है, सॉरी ये v2 और v1 को रहने दीजिए, v2/v1, और ये जो vf है फाइनल वॉल्यूम वो vi के टर्म्स में दिया है। फाइनल वॉल्यूम vf कितना दिया हुआ है हमारा, vi/b दिया हुआ है। देखिए फाइनल वॉल्यूम की जगह हमने लिख दिया vi/b, और ये v2/v1 हमारा रह गया, देखिए v2/v1, और ये vi को रहने दिया, और जो ये vf है उसको vi/b लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में vi/b दिया हुआ था। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से vi कट जा रहा है, ओके, तो बचा कितना, ये b ऊपर चला जाएगा, तो b v2/v1 का पावर गामा। तो आगे देखते हैं, तो v2/v1 का रेशियो क्या बचा, 1/b², और ये b इंटू v2/v1 का पावर गामा बचा। क्या इस b का पावर गामा हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा, और ये नीचे b² है, ऊपर जाएगा तो b का पावर -2, यानी टोटल b का जो फैक्टर होगा b का पावर गामा -2 होगा, और ब्रैकेट में बचा v2/v1 का पावर गामा। तो अब आगे देखिए क्या करते हैं हम, v2/v1 इक्वल टू क्या निकल चुका है, b का पावर गामा -2 इंटू v2/v1 का पावर गामा। दोस्तों एक काम करते हैं, हम इस v2/v1 का पावर गामा को उठा के LHS में ले आते हैं। तो LHS में उसको आप जैसे ही लाएंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये v2/v1 का पावर गामा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस गामा, और ऑलरेडी v2/v का पावर +1 है, तो 1 माइनस गामा पावर हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, सॉरी v2/v1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा, और इधर क्या बच जाएगा, b का पावर गामा -2, ये 1 नहीं है, गामा -2 है दोस्तों। तो और चूंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है, क्या है ये, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है दोस्तों, 1.67 यानी 5/3 होता है, यानी कि Cp/Cv 5/2R और 3/2R यानी 5/3 आता है। तो गामा जो होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp/Cv यानी कि 5/2R डिवाइडेड बाई 3/2R यानी कि 5/3। तो v2/v1 कितना हो गया, 1 माइनस गामा की जगह देखिए 5/3 इज इक्वल टू p का पावर गामा यानी 5/3 माइनस 2 का 2। दोस्तों v2/v1 का पावर 1 माइनस 5/3, इसको सॉल्व करेंगे तो v1 का पावर आ गया -2/3, और यहाँ पे भी सॉल्व करके आ गया ये 3 दूना 6 -1/3, ये b का पावर -1/3। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, v2/v1 सिर्फ निकालना चाहेंगे, अगर आप सिर्फ v2/v1 निकालना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, अगर आप v2/v1 सिर्फ निकालना चाहेंगे तो इस -2/3 को ले जाके उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -3/2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये माइनस प्लस, ये 3 से 3 चल गया, और b का पावर +1/2 बचेगा, ये 1 है ऊपर में, 1/3 है, -1/3, तो ये 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनली v2/v1 आया वो कितना आ रहा है, b का पावर +1/2, यानी v2/v1 इज इक्वल टू √b, यानी कि हमारा आंसर पहला आ गया है कि v2/v1 का रेशियो क्या होगा, तो √b होगा, ठीक है। अब अपने को टोटल वर्क डन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा BC प्रोसेस है दोस्तों, क्या है हमारा B से C का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का स्टैंडर्ड वर्क डन याद होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दोस्तों, होता है nRT ln v2/v1। तो अगर हम लोग BC प्रोसेस का बात करें तो नंबर ऑफ मोल तो 1 है पूरा गैस के लिए, R कांस्टेंट है, और T तो BC प्रोसेस के लिए अपने को टेम्परेचर चाहिए, तो BC प्रोसेस के लिए जो हमारा टेम्परेचर वो T0 है, और ln v2/v1, तो देखिए हमने v2/v1 का वैल्यू निकाल लिया है, दैट इज b का पावर 1/2। तो देखिए RT0 और ये ln का पावर ln इंटू b का पावर 1/2 है, तो इस 1/2 को बाहर ले आएंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 ln b, सॉरी हाँ 1/2 ln b हो जाएगा, ये हमने गलती किया है, यहाँ 1/2 आएगा उठ के, ये 1/2 आएगा।
यानी कि RT0/2 और LNB, यानी कि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस BC कितना आ गया दोस्तों, RT0/2 LNB। लेट्स सी क्वेश्चन 1। उसी तरह से अगर हम लोग वर्क डन निकालें AB प्रोसेस के लिए, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, AB प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस का भी अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में अगर आप वर्क डन आपको नहीं मालूम है तो आप याद कर लीजिए, W एडियाबेटिक प्रोसेस होता है P2V2 माइनस P1V1/1 माइनस गामा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1V1 माइनस P2V2/गामा माइनस 1। यानी कि फाइनल प्रेशर एट पॉइंट, ये देखिए P2 या 2 सब्सक्रिप्ट जिस चीज़ पे लगा है उसका मतलब वो पॉइंट B का है, और जहाँ 1 सब्सक्रिप्ट लगा है मतलब वो पॉइंट A का है, समझते हैं ना। ओके, तो पॉइंट B पे प्रेशर और वॉल्यूम कितना, अच्छा इसको हम लोग देखिए पहले रिवर्स कर लिया हमने, P1V1 माइनस P2V2/1 गामा माइनस, अच्छा सॉरी नो नो नो, पॉइंट बी का जो हमारा प्रेशर होगा वो P2 होगा, और पॉइंट बी का जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा, और पॉइंट बी पे हमारा प्रेशर P1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वॉल्यूम V1 है, माइनस P1 V1 का यह मतलब है दोस्तों पॉइंट ए का इनिशियल पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम। तो इनिशियल पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम अभी का जो सिचुएशन है उसमें दिया हुआ है PI/VI, और 1 माइनस गामा मोनोएटॉमिक के लिए गामा 5/3। दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए तो इतना आ रहा है 3/2 PI/I माइनस P1V1, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। तो ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर CD एडियाबेटिक, CD प्रोसेस भी एडियाबेटिक है, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। आप C पॉइंट को इनिशियल मान लीजिए और D पॉइंट को फाइनल मान लीजिए। तो 2 सब्सक्रिप्ट जो दिख रहा है जैसे P2V2 यानी कि ये D पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम है, जो 1 सब्सक्रिप्ट वाला दिख रहा है P1V1 यानी कि ये इनिशियल C पॉइंट का इस केस के लिए C पॉइंट का वो प्रेशर और वॉल्यूम है। तो देखिए फाइनल पॉइंट PF/VF माइनस जो C पॉइंट है उसका प्रेशर वॉल्यूम है P2V2, 1 माइनस गामा है 5/3। सॉल्व कर लीजिए तो इतना आ रहा है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ये हम लोग C और B पॉइंट का कहाँ से वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ से डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए C पॉइंट का है P2V2, D पॉइंट का PF/VF, B पॉइंट का P1V1 और A पॉइंट का PI/VI, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से इक्वेशन 3 हो गया। तो जो वर्क डन टोटल होगा दोस्तों, टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों प्रोसेस का वर्क डन को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ 2RT0 LNB प्लस 3/2 PI/VI माइनस P1V1 प्लस P2V2 माइनस PF/VF। दोस्तों चूँकि P1V1 इक्वल टू P2V2, क्योंकि BC प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये P1V1 P2V2 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि समझ पा रहे हैं ना, BC प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है। PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा मतलब उसका कंपोनेंट बराबर होगा P1V1 इक्वल टू P2V2, तो उस कंसेप्ट से ये दोनों टर्म कट गया। तो बचा W टोटल 2RT0 LNB प्लस 3/2, एंड फाइनली हम लोग देखिए यहाँ पे PF/VF का रख रहे हैं, PF/B² PI है और VF जो है VI/B है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फाइनली सॉल्व करके देखिए इतना आ रहा है W टोटल 2RT0 LNB प्लस 3/2 PI/VI कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस B आ रहा है, ठीक है। तो आंसर जो हमें बताना था वो T0 B और PI/VI के टर्म्स में बताना था W टोटल, तो वो भी हमने बता दिया इनके टर्म में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये भी एक कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइप 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, IITJM 2010 में पूछा हुआ थर्मोडाइनमिक्स का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है JAM 2019 का 9 का है। ए बॉक्स कंटेनिंग 2 moles of a diatomic ideal gas and at temperature T0 is connected to another identical box containing 2 moles of a monoatomic ideal gas at temperature 5 T0. There are no thermal losses and the heat capacity of the boxes is negligible. Find the final temperature of the mixture of the gases. Ignore vibrational degrees of freedom for the diatomic molecule. दोस्तों यहाँ पे दो गैस है, एक गैस में 2 मोल रखा हुआ है, दूसरा गैस भी 2 मोल रखा हुआ है। इनिशियल गैस पहला गैस डायटोमिक है, सेकंड गैस मोनोएटोमिक है, और जो डायटोमिक गैस है वो टेम्परेचर T0 पे रखा गया है और जो मोनोएटोमिक गैस है वो टेम्परेचर 5 T0 पे रखा गया है। इन लोग को अगर कनेक्ट कर देंगे, नो थर्मल लॉस, तो एनर्जी कंजर्वेशन से फाइनल टेम्परेचर निकालना है मिक्सचर का।
तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे तो उससे फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर का आएगा दोस्तों, उसका हमने पिछला क्वेश्चन में देख रखा था, जो एक्सप्रेशन होगा कुछ इस तरह से होगा। आप अगर आप चाहते हैं वो कंसेप्ट, तो आप हमारा लेक्चर 1 देखें, IIT-JEM 2016 5 थर्मोडायनेमिक सॉल्यूशन का लेक्चर 1 देख लें, पार्ट वन में कंसेप्ट मिल जाएगा कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। फिलहाल फॉर्मूला होता है N1F1 T1 प्लस N2F2 T2 बाई N1F1 प्लस N2F2, जहाँ पे N1 नंबर ऑफ मोल है पहला गैस का जो 2 है, सेकेंड नंबर ऑफ मोल 2 है, तो N2 भी 2 हो गया। T1 पहला गैस का टेम्परेचर है जो T0 पे रखा गया है, और सेकेंड जो है T2 है वो 5 T0 टेम्परेचर पे है। F1 और F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है दोस्तों, तो हमारा जो डायटोमिक गैस है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, और मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अगर वाइब्रेशनल मोड कंसिडर ना करें तब ये 5 है, अदरवाइज चेंज होता है, ठीक है। तो सारा वैल्यू आप देखिए यहाँ पे ये पुट कर दीजिए, N1 N2 T1 T2 और F1 F2, तो जो फाइनल टेम्परेचर T है देखिए वो सॉल्व होकर कुछ इस तरह से आ रहा है, और अल्टीमेटली जो है देखिए सॉल्व करके आ रहा है 2.5 T0, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो कितना होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 2.5 T0। देखिए हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि टोटल हीट गेन इक्वल टू माइनस टाइम हीट लॉस, क्योंकि टोटल हीट चेंज इज 0। सो हीट गेन होगा N/CVdt और हीट लॉस होगा -N/CVdt। तो N नंबर ऑफ मोल 2 था, CV5/2R और dt T-T0, -2 था नंबर ऑफ मोल, और ये CV जो गैस है जो हीट लॉस कर रहा है वो मोनोएटॉमिक गैस लॉस कर रहा है, दैट इज़ 3/2R, और उसका टेम्परेचर कितना होगा, मान लेते हैं अगर फाइनल टेम्परेचर T है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो इनिशियली मोनोएटॉमिक गैस 5 T0 पे था तो T-5 T0। उसी तरह डायटोमिक गैस हीट गेन करेगा तो T- फाइनल टेम्परेचर T पे जा रहा है, और इनिशियली रखा गया था T0 पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी कंसेप्ट से भी आप देखिए फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये हमारा कैपिटल T है इसको सॉल्व करके 2.5 T0 आएगा। आशा करता हूँ आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पहले आसान क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये जैम 2005 में पूछा गया था। बीच के हमने कुछ क्वेश्चन अभी स्किप किया है क्योंकि लगातार बड़े बड़े सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जा रहे थे, तो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। तो चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 1 या 2 मार्क्स के थे। जैम 2005 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एस यानी कि एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या होगा, 0 फॉर ऑल मटेरियल, फाइनाइट फॉर ऑल मटेरियल, 0 फॉर सम एंड नॉन जीरो फॉर अदर, अनप्रिडिक्टेबल फॉर एनी मटेरियल। दोस्तों अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी का अगर फार्मूला मालूम हो तो जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी होता है वो होता है डेल्टा एस इक्वल टू dQ/T, ठीक है। और चूँकि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाना चाहिए था, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता में एंट्रोपी का डिफिनेशन जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। किसी भी सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, उसका मेजर करता है एंट्रोपी। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों उस सिचुएशन का जब हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो को रीच करेगा। तो जब टेम्परेचर जीरो को रीच करेगा दोस्तों तो किसी तरह का मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगा ही नहीं, किसी तरह का एजिटेशन होगा ही नहीं, वो मोशन करेंगे नहीं, उनका मोशन सीज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो जाएगा तो मोशन सिस्टम का सीज हो जाएगा। और अगर मोशन सिस्टम का सीज हो गया, उनके अंदर में जो भी पार्टिकल्स हैं, एटम्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर मोशन कर ही नहीं रहे हैं दोस्तों तो रैंडमनेस की बात ही नहीं आती है।
जब रैंडमनेस की बात ही नहीं आती है, डिसऑर्डरनेस की बात ही नहीं आती है, तो फिर उसका मेजरमेंट का भी बात नहीं आना चाहिए। उसका मेजरमेंट नहीं होगा क्योंकि वो है ही नहीं, तो फिर वो क्वांटिटी ज़ीरो हो जाना चाहिए। और आपको याद है ना, एंट्रोपी मतलब मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस, तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर जब जीरो पुट करोगे तो ये जीरो इनफाइनाइट होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में रियलिटी फिजिकली क्या बोल रहा है कि नहीं, इंट्रॉपी जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर जीरो होगा तो मोशन सीज हो जाएगा, तो रैंडमनेस रहेगा ही नहीं, तो इंट्रॉपी जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ओके, सो S is a measure of degree of randomness या disorderness at T equal to 0 Kelvin all motion ceases, so entropy change in entropy is 0 या the value of entropy is 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जैम 2008 का है। क्वेश्चन था कि P equal to T equal to constant at equilibrium, then which one of the following is are correct? G is minimum, H is maximum, F is minimum एंड U इज जीरो, यानी कि इंटरनल एनर्जी जीरो। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एग्जाम्पल 8 को जो देखेंगे, इसमें P प्रेशर और T टेम्परेचर कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, तो आप बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो P और T कांस्टेंट है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर। चूँकि P और T कांस्टेंट है दोस्तों, तो जो हमारा dP होगा यानी चेंज इन प्रेशर, और जो dt होगा चेंज इन टेम्परेचर, वो कितना होगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगा। तो यही दो कंसेप्ट यूज करेंगे और देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो H होता है, सॉरी F जो होता है वो U माइनस टी एस होता है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो होता है वो दोस्तों वो कितना होता है, U माइनस टी एस होता है। यहाँ से अगर आप डी एफ निकालेंगे तो F है, और डी एफ निकालेंगे तो डी एफ इक्वल टू ये U का डी यू हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक बार T रहेगा T डी एस हो जाएगा, S का डी एस हो जाएगा माइनस, एक बार S रहेगा और T का डी टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस डी एफ से अगर आप ऐसा निकालते हैं डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा टी है वो कांस्टेंट था। अभी पी और टी देखें तो आप क्वेश्चन में कांस्टेंट है, यानी डी टी कितना होगा, जीरो होगा। तो ये डी टी जीरो होगा, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी यू बचेगा और माइनस टी डी एस बचेगा। ठीक है, और सॉरी 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 सॉरी, आप देखिए इस पहले कंसेप्ट को यूज कर लीजिए। डी यू इक्वल टू होता है दोस्तों टी डी एस माइनस पी डी वी, तो यहाँ जो डी यू है इसकी जगह टी डी एस माइनस पी डी वी अगर रखेंगे तो टी डी एस कट जाएगा, बचेगा माइनस पी डी वी और ये माइनस एस डी टी। ठीक है, अब माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, और चूँकि टी टेम्परेचर कांस्टेंट है अभी का क्वेश्चन में, तो डी टी भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो डी एफ भैया बचा हमारा माइनस पी डी वी, ओके, और ये डी यू बचा मेरा टी डी एस माइनस पी डी वी, ओके। तो यू तो जीरो होगा नहीं, यू जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि डी यू इक्वल टू इतना है, तो यू जीरो नहीं हो सकता है, तो एक ऑप्शन तो चला गया। और डी एफ आ रहा है माइनस पी डी भी आ रहा है, एच कितना आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, और यू डी एच एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, तो डी एच अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, इसको प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं पी वी को। अब दोस्तों ये डी यू देखिए कितना है, टी डी एस माइनस पी डी वी, तो टी डी एस माइनस पी डी वी जैसे ही करेंगे तो टी डी एस तो रह जाएगा और माइनस पी डी वी, और ये प्लस पी डी वी कट जाएगा और ये वी डी पी बच जाएगा, यानी कि टी डी एस प्लस वी डी पी। दोस्तों अभी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन प्रेशर डी पी भी जीरो होगा, तो ये टर्म चला गया, तो डी एच कितना आया, टी डी एस के बराबर आया, डी एफ माइनस पी डी वी के बराबर आया। और अब जी के बारे में देखते हैं दोस्तों। जी जो होता है वो हमारा जी जो होता है वो एच माइनस टी एस होता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जी कितना होता है, एच माइनस टी एस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी जी कितना होगा, डी जी हमारा जो होगा वो होगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी, और डी एच कितना है, टी डी एस है, तो यहाँ अगर टी डी एस रख देंगे दोस्तों तो टी डी एस माइनस टी डी एस कट जाएगा दोनों, और बचेगा सिर्फ माइनस एच डी टी। कितना बचेगा, सिर्फ माइनस सॉरी हाँ, सिर्फ बचेगा दोस्तों टी डी माइनस एस डी टी बचेगा, डी जी इक्वल टू कितना बचेगा, सिर्फ माइनस एस डी टी बचेगा।
और चूंकि टेम्परेचर अभी कांस्टेंट है दोस्तों, तो ये पूरा डी टी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा डी जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डी जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी जी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ई तो जीरो होगा नहीं दोस्तों, एच मैक्सिमम होगा या जी मिनिमम होगा। तो देखिए एच पॉजिटिव है और एफ जो है वो हमारा डी एफ के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी भी है, तो एफ के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, उसमें डी एफ के बारे में कह सकते हैं। लेकिन जी जीरो आ रहा है, इसका मतलब जी मिनिमम है, वन ऑफ द मिनिमम वैल्यू। तो अभी जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नहीं होगा कि जी का वैल्यू मिनिमम जीरो आ रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, ये 2014 जैम में पूछा क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटी कानपुर का क्वेश्चन था ये। A solid metallic cube of heat capacity S is at temperature 300 Kelvin। एक सॉलिड मेटालिक क्यूब है जो उसका हीट कैपेसिटी एस दिया हुआ है और ये एक टेम्परेचर पे है, जो टेम्परेचर है 300 केल्विन। इट इज़ ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ए रिजर्वॉयर एट 600 केल्विन। इसको एक रिजर्वॉयर के साथ सटाया जा रहा है जो 600 केल्विन में है। इफ़ द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस ओनली बिटवीन द रिजर्वॉयर एंड क्यूब, देन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स आफ्टर रीचिंग द थर्मल इक्विलिब्रियम इज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं टीयू वगैरह का। अगर आप पार्ट लेक्चर नहीं देखें तो आप उस पर जाइए और देखिए। दोस्तों सबसे पहले चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स निकालना है, तो अपने को निकालना पड़ेगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ क्यूब एंड देन रिजर्वॉयर, एंड दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिवर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, उसको डेल्टा एस वन मान लेते हैं। तो चूँकि आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला मालूम है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी का इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई टी। तो और लिमिट जाएगा टेम्परेचर का T1 से T2 डेल्टा क्यू बाई टी। इनिशियली क्यूब का टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 300 केल्विन, और ये फाइनली कहाँ रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में है, तो ये मैक्सिमम इसका टेम्परेचर कितना जा सकता है, रिजर्वॉयर के टेम्परेचर के बराबर, यानी कि 600 केल्विन। और ये डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, एम एस डी टी बाई टी। और आप देख सकते हैं कि एम एस को बाहर निकाल दिया हमने, और ये एल एन डी टी बाई टी। तो एल एन डी टी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी का मतलब लॉग टी हो जाएगा, यानी कि एल एन टी हो जाएगा। तो एल एन टी हो गया, और लिमिट है 300 से 600, तो एल एन टी टू बाई टी वन यानी कि 600 बाई 300। तो एल एन 600 बाई 300 हमने डायरेक्ट कर दिया, आप अपने से कर सकते हैं, यानी एम एस एल एन टू निकल गया। दोस्तों डेल्टा एस टू रिजर्वॉयर कितना होगा, रिजर्वॉयर जो है वो हीट रिजेक्ट करेगा, और ये क्यूब जो है ये कम टेम्परेचर पे है तो ये हीट गेन करेगा। ठीक है, और रिजर्वॉयर 600 केल्विन पे है तो हीट रिजेक्ट करेगा। तो इस पे जितना ये हीट गेन करेगा, क्यूब ने हीट कितना गेन किया, ये उतना ही हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, यानी कि माइनस एम एस डी टी हीट ये रिजेक्ट करेगा। और टेम्परेचर टी पे ऑलरेडी है 600 केल्विन पे, तो इसका टेम्परेचर वेरी करेगा नहीं। इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टी जो है 600 केल्विन है, तो माइनस एम एस दिया हुआ है, एस स्पेसिफिक हीट, और डी टी जो है दोस्तों कितना होगा, 600 माइनस 300 चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि क्यूब 300 पे है और रिजर्वॉयर जो है वो हमारा 600 पे है, डिवाइडेड बाय ये टेम्परेचर कितना हो गया जो रिजर्वॉयर का। यहाँ पे जो टेम्परेचर है दोस्तों, किसका टेम्परेचर है, रिजर्वॉयर का, और आपको मालूम है कि रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन है। तो इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, माइनस एम एस टू आ रहा है। अब चूंकि हमको डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स निकालना है, तो डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू करना पड़ेगा, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ क्यूब प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिजर्वॉयर। इन दोनों को देखिए, एस एम एस एल एन टू था एक में, तो एम अगर एम को लेट मास इज 1, देन एस एल एन टू माइनस एस बाई टू, ये तो मास 1 कर देंगे तो ये माइनस एस बाई टू हो जाएगा ना, तो एस एल एन टू माइनस एस बाई टू। अगर आप यहाँ से एस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल एन टू माइनस 0.5, वन बाई, क्योंकि एस कॉमन लेंगे तो एल एन बाई टू माइनस यहाँ 1/2 बचेगा, मतलब 0.5।
ln2 का वैल्यू होता है 0.693 और ये 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लगभग 0.19 आएगा और ये S मल्टीप्लाइड होगा जो स्पेसिफिक हीट है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ जो यूनिवर्स आ गया वो आ गया 0.19 S और ऑफकोर्स ये ऑप्शन में वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये भी एक छोटा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको जो डायग्राम में क्वेश्चन दिख रहा है ये जैम 2015 का क्वेश्चन है जो IIT गुवाहाटी ने सेट किया था। जैम 2015 का क्वेश्चन है एज शॉन इन द फिगर PV डायग्राम AB एंड CD आर टू आइसोथॉर्म्स एट टेम्परेचर T1 एंड T2। दोस्तों आपको AB और CD दिख रहे हैं। यस, ये AB दिख रहा होगा ये, एंड ये दिख रहा होगा CD। ये दो आइसोथॉर्म्स है, मतलब ये पहला आइसोथर्म जो AB है टेम्परेचर T1 पे है और ये दूसरा वाला आइसोथर्म टेम्परेचर T2 पे है। टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है। As shown in the PV diagram, AB and CD are two isotherms at temperature T1 and T2 respectively, where T1 is greater than T2। जहाँ पे T1 क्या है दोस्तों, greater than T2 है। ओके, AC and BD are two reversible adiabates। यहाँ जो आपको AC और BD देख रहे हैं, ये AC है दोस्तों और ये BD है। ये टू रिवर्सिबल एडियाबेट्स हैं, ये दो एडियाबेट्स हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इन दिस कार्नोट साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये आप देखिए, आपको यहाँ पे कार्नोट साइकिल बन गया ये, क्योंकि कार्नोट साइकिल में भी ये होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये कुछ कार्नोट साइकिल टाइप का बन रहा है। तो अब इस कार्नोट साइकिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, मतलब ये एक से ज़्यादा ऑप्शन सही वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये दोस्तों MSQ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये इसका सॉल्यूशन तो ऑप्शन पढ़ के ही हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि क्या Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। तो पहले आपको समझा देते हैं Q1/T1 Q2/T2 क्या है। दोस्तों जो ये पहला एडियावेट है, ये भी जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है उसमें हीट Q1 दिया जा रहा है सिस्टम को हीट Q1 दिया जा रहा है। और ये जो सेकेंड वाला है इसमें फाइनली जो है ये सेकेंड आइसोथर्म ये हीट Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है। T1 पहला आइसोथर्म का टेम्परेचर है, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर, और T2 लाइक सिंक का टेम्परेचर है जो हीट को रिजेक्ट कर रहा है। Q2 उसको सिंक मान लिया, इसका टेम्परेचर T2 है। और जो सोर्स है जो टेम्परेचर T1 पे है उसका हीट Q1 है। और देखिए यहाँ T1 ग्रेटर देन T2 भी दिया है, यानी कि ये आइसोथर्म पहला वाला सोर्स की तरह काम करेगा और सेकेंड वाला T2 सिंक की तरह, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है सिंक से। तो Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। चूँकि ये कार्नोट आइडियल साइकिल है दोस्तों, तो ऑफकोर्स Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 होगा, क्योंकि आपको कार्नोट साइकिल मालूम होगा कि जो कार्नोट साइकिल अगर आपको मालूम है तो ये Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 होगा, Q2/T2। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है, यानी Q/T इक्वल टू जीरो होता है, तो यानी Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 होगा। तो ये प्रोसेस सही है, मतलब ऑप्शन सही है, Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। यस। उसके बाद क्या है देखते हैं। एस ऑफ सोर्स डिक्रीजेज, इंट्रोपी ऑफ द सोर्स डिक्रीजेज। दोस्तों जैसे जैसे सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो हमारा सोर्स का जो इंट्रोपी है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इज लेस देन जीरो एंड हैंस इट इज डिक्रीजेज। ऑप्शन थर्ड है एस ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। तो चूंकि डिक्रीज कर रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी हमेशा डिक्रीज करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है, इरिवर्सिबल में डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी लेस देन जीरो होता है, और जो हमारा इन्वर्स होता है उसका एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है। तो एस सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिवर्सल के लिए डिक्रीज कर रहा है चेंज इन एंट्रोपी। उसके बाद अगर डी में देखें तो जो वर्क डन कह रहा है वो Q1/Q2। तो ऑफकोर्स दोस्तों जो हमारा वर्क डन होता है वो इतना ही होता है कि हम कितना हीट दे रहे हैं और माइनस कितना रिजेक्ट हो रहा है। तो Q1 - Q2 इज द ऑफकोर्स वर्क डन, क्योंकि कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल में वर्क डन Q1 - Q2 के बराबर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, सी गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस लेक्चर के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे के जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं इस टॉपिक में। तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और
बस बिंदास तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।